आज सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सिंधु सभ्यता को इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं और भारत के नामकरण में इस शब्द का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो यूनानी लोग थे इंडस से ही भारत का नामकरण इंडिया किया, और जो अरब के लोग थे वो भारत आए थे तो वो सिंधु नदी कह नहीं पाते थे, सिंधु को स वहां से उच्चारण करते थे, तो सिंधु से शब्द बना, कौन शब्द बना? हिंदू। तो भारत को इंडिया कहने वाला इंडस सभ्यता से पैदा हुआ है। सबसे पहले कौन लोग थे? यूनानी लोग। और हिंदू जो शब्द का प्रयोग है ना, हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले लोग कौन है? अरब लोग हैं। तो आज के क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर मैं विचार करने जा रहा हूं, और ताकि इसका मैं तार्किक विश्लेषण के साथ बहुत ही अंतर तक इसका विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। देखिए, सिंधु घाटी का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया है बच्चों, वह स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। किस जिला में है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में, मोंटगोमरी जिला में है, मोंटगोमरी जिला में है। इसका खुदाई हुआ है 1900 कितना ईस्वी में हुआ है? 21 में। खोजकर्ता का नाम है दयाराम सहनी एवं राय बहादुर सहनी। हड़प्पा जिस नदी के किनारे बसी हुई है वो नदी है रावी नदी, और हड़प्पा से जो प्राप्त प्रमुख वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में मैं लिखते जा रहा हूं। RH-37 एक कब्रगाह मिला है, कब्रगाह मिला है। दूसरा जो मिला है वह कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। ठीक है। तीसरा है वह बर्तन पर मछुआरा का चित्र मिला है। बर्तन पर मछुआरा का क्या मिला है? चित्र मिला है। मछुआरा का चित्र मिला है। शंख पर बैल मिला है। शंख पर क्या मिला है? बैल की आकृति मिली है। बैल की आकृति मिली है। शंख पर बैल की आकृति मिली है। और वहां से एक तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। और मुख्य रूप से वहां जो मिला है वो बर्तन पर गरुड़ का चित्र है। बर्तन पर किसका चित्र है? गरुड़ का क्या है? चित्र है। मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही तार्किक और विश्लेषण के साथ जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के RH-37 जो कब्रगाह मिला है, यहां एक साथ 37 लोगों की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो एक साथ इतनी संयुक्त अस्थियां मिलने का कारण क्या हो सकता है? क्या सारे लोग एक साथ मारे गए थे, या सभी लोगों को वहां पर ले जाकर दफन किया जाता था? तो एक चीज तो स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो मुख्य समाधान की पद्धति थी वह पद्धति कैसी थी? लोगों को क्या किया जाता था? दफन किया जाता था, दफनाया जाता था। तो इसमें दो तर्क होता है। एक साथ इतनी अस्थियों का मिलना यह साबित करता है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर अचानक कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा और युद्ध में इतने आदमी एक साथ क्या हो गए होंगे? मारे गए होंगे। या तो फिर दूसरा तर्क हो सकता है कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे भूकंप वगैरह आया होगा, और सारे लोग पूरे गांव को ले एक साथ क्या हो गए होंगे? मृत्यु हो गई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता का RH-37 कब्रगाह जो है वह इस चीज को सूचित करता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण क्या रहा होगा। हड़प्पा से दूसरा जो खुदाई से प्राप्त बर्तन है वह कांसे की नर्तकी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। इसका मतलब है कि हड़प्पा के लोग नाच गाने पसंद करते होंगे। उस समय भी नाच गाने का प्रचलन रहा होगा। तीसरा मिला है बर्तन पर मछुआरे की मूर्ति। तो इसका मतलब है कि लोग मछली मारने का काम करते होंगे। या तो उस समय नदियों में नाव चलाई जाती होगी, या तो नाव के सहारे लोग एक स्थान से दूसरे जगह या तो जाते होंगे, या तो क्या करते होंगे?
व्यापार करते होंगे। शंख पर किसकी आकृति है? बैल की आकृति है। कल क्या क्लास में मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो धार्मिक पशु था वो एक श्रृंगी बैल था, या एक कुबड़ वाला क्या था? बैल था। तांबे पर तांबे का एक दर्पण मिला है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग दर्पण का प्रयोग करते होंगे, आईना का प्रयोग करते होंगे, और वह काफी वो लोग श्रृंगार पसंद लोग सजने संवरने में ध्यान देते होंगे, और उन खुद को सुंदर दिखाने का हमेशा क्या करते होंगे? प्रयास करते होंगे। और एक बर्तन पर गरुड़ का चित्र मिला है। गरुड़ हम लोग जानते हैं कि विष्णु का वाहन है, तो हो सकता है कि सिंधु घाटी के लोग शायद विष्णु के बारे में क्या जानते होंगे। तो इस तरह का प्रश्न हमेशा पूछता रहता है कि निम्न खुदाई में अमुक जो वस्तुएं हैं वो कहां से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये 5-6 जो चीज है आप जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा, सिंधु घाटी का जो दूसरा प्रमुख स्थल है वह स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का क्या होता है? टीला। मृतकों का क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो से एक मृतकों का टीला मिला है, और मोहनजोदड़ो जो शहर था वो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान 7 परतें मिली है, जिससे हम बोल सकते हैं कि शायद मोहनजोदड़ो शहर का 7 बार विनाश हुआ होगा, और 7 बार पुनः ऐसे शहर का क्या किया गया होगा? निर्माण किया होगा। वहां 7 परतें मिली है। मोहनजोदड़ो को का जो वर्तमान स्थल है वह सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। सिंध प्रांत के किस जिला में मैं बोल रहा हूँ? लड़काना जिला में है। इसकी खुदाई हुई है 1922 में। इसकी खुदाई करने वाला व्यक्ति का नाम ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूँ, बताएं दिया 1922 में इसके जो खुदाई करने वाला व्यक्ति का नाम है, उनका नाम था राखल दास बनर्जी। राखल दास क्या था? बनर्जी। और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वह बसा हुआ है किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर बचा हुआ है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। तो आप देख सकते हैं कि 1921 और 1922 दोनों ही सिंधु घाटी के सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, और दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। हड़प्पा और किसको? मोहनजोदड़ो का जुड़वा राजधानी कहा गया है। और मोहनजोदड़ो बता ही चुके हैं कि कहां स्थित है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली प्रमुख जो सामग्रियां मिला, प्रमुख वस्तु क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे जो प्रसिद्ध चीज मिला है वह मिला है मृतकों का एक टीला मिला है। यानी एक मृतकों का क्या प्राप्त हुआ है? टीला, जहां बहुत से लोगों को एक साथ दफन किया गया है, जिसे बच्चों हम लोग कब्रगाह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कब्रगाह कह सकते हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो से मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार एवं अन्नागार मिला है। एवं क्या मिला है? अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार और स्नानागार से यह तर्क दिया जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग सामूहिक स्नान करने के लिए स्नानागार बनाया जाता होगा। तो सामूहिक स्नान कब किया जाता है? कोई धार्मिक प्रयोजन में, या धार्मिक जब कोई धर्म वगैरह होता है, कोई पूजा पर्व होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सामूहिक स्नान। इसके मतलब होता है कि सिंधु घाटी के लोग धार्मिक कार्यों का आयोजन करते होंगे, पूजा वगैरह करते होंगे, और उसके लिए एक ऐसा स्नानागार की व्यवस्था की गई है जहां पर सामूहिक रूप से बहुत से लोग एक साथ क्या कर सकते थे? स्नान कर सकते थे। और बहुत बड़ा बड़ा अनाज की कोठियां मिला है। अन्नागार आज की इसकी तुलना आप FCI से कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो प्रमुख मिलने वाले वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से है वह है विशाल स्नानागार एवं विशाल क्या है? अन्नागार है। इसका मतलब है कि लोग अनाजों का संग्रह करते होंगे, और अनाजों के संग्रह करने के लिए बड़े बड़े क्या बनाए जाते होंगे? अन्नागारों की क्या की जाती होगी? स्थापना की जाती होगी। मोहनजोदड़ो से तीसरा जो प्राप्त चीज है, मोहनजोदड़ो से एक नाच करती हुई स्त्री का चित्र मिलता है। यानी नृत्य रत एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक स्त्री की क्या प्राप्त हुई है? मूर्ति प्राप्त हुई है। यह सारा कहां से प्राप्त हुआ है? खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो से।
खुदाई करने वाला व्यक्ति का नाम मैं क्या बताया हूं, राखलदास बनर्जी। वहां पर एक ध्यानस्थ या ध्यानमग्न एक योगी की मूर्ति मिला है जो साधना के पोज में बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह साधना रत है, वह शांत है और उसके बगल में एक बैल की आकृति दिखाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो साधना रत योगी की जो मूर्ति हो सकती है या बगल में बैल है, तो यह प्रतीक होता है भगवान शिव का। किसका है? तो सिंधु घाटी के लोग, इससे यह तर्क निकाला गया, हम बहुत स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं अब कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति नाथ की यानी शिव की भी क्या करते थे, आराधना करते होंगे, शिव की क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे। एक और सिंधु घाटी की मुद्राओं पर एक योगी का मूर्ति मिला है। एक योगी की क्या मिला है, मूर्ति मिला है, जिसकी बाईं ओर दर्शाया गया है एक चीता और एक बाघ की आकृति है। चीता और किसकी आकृति है, बाघ की आकृति है। और दाईं ओर जो आकृति दी गई है वह आकृति दी गई है शेर और किसकी आकृति दी गई है, हाथी की। तो इस योगी के बारे में भी यह आकलन किया गया है कि यह योगी अवश्य कौन रहे होंगे, भगवान शिव रहे होंगे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थल इसमें है। कंफर्म हो गया है। अब मैं व्याख्या कर रहा हूं सिंधु घाटी की तीसरा सबसे प्रमुख स्थल, जिस स्थल का नाम था लोथल। जिस स्थल का नाम क्या था, लोथल था। और लोथल वर्तमान में किस शहर में स्थित है, गुजरात प्रांत में स्थित है। किस शहर में स्थित है, गुजरात प्रांत में स्थित है। और लोथल की जो खुदाई की गई है 1957 में की गई है। कितना में की गई है, खुदाई करने वाला व्यक्ति का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त क्या है, शर्मा है, यज्ञदत्त शर्मा है। और लोथल जो बसा हुआ है वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से प्राप्त जो प्रमुख वस्तुएं हैं वह प्राप्त वस्तुएं हैं, सबसे पहले लोथल से जो मिला है वह धान की भूसी मिला है। धान की क्या मिली है, भूसी मिली है, धान की भूसी। और अग्निकुंड मिले हैं। और क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। वहां पर नौ या गोदीवाड़ा का चित्र मिला है। नौ एवं किसका चित्र मिला है, गोदीवाड़ा का चित्र मिला है, गोदीवाड़ा का चित्र मिला है। और वहां एक बटखारा प्राप्त हुआ है जो हाथी के दांत से बना हुआ है। किस दांत से बना हुआ है, हाथी के दांत से बना एक तराजू मिला है, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकता हूं, बटखारा करते हैं। तो सिंधु घाटी में लोथल से धान की भूसी का मतलब यह होता है कि सिंधु घाटी के लोग उस समय धान की खेती करते होंगे, चावल उपजाते होंगे, और चावल इसके मुख्य भोजनों में से क्या रहा होगा, शामिल रहा होगा। बड़ी बड़ी अग्निकुंड मिले हैं, वो आयताकार या चकोराकार होते थे। अग्निकुंड का मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग धार्मिक प्रिय थे, धर्म और उपासना में वह विश्वास करते होंगे, तभी तो वहां यज्ञ करने के लिए या हवन करने के लिए अग्निकुंड का क्या मिला है, अवशेष मिला है। कहां से मिला है, किस स्थल से मैं बोल रहा हूं, गुजरात से, लोथल से अग्निकुंड मिला है। लोथल से नौ एवं गोदीवाड़ा मिला है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी के लोग नदी मार्ग का प्रयोग करते होंगे, नदियों में यातायात के लिए या नदियों को पार करने के लिए किसका प्रयोग करते होंगे, नाव। और गोदीवाड़ा का मतलब होता है कि जहां बहुत से नावें एक जगह लंगर डाल सके उसे क्या कहा जाता है, गोदीवाड़ा कहा जाता है। और लोथल से ही हाथी के दांत से बने तराजू मिला है। इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग अनाजों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते होंगे, तराजू का प्रयोग करते होंगे। हड़प्पा का मैं चौथा स्थल बताने जा रहा हूं, रंगपुर। तो लोथल और रंगपुर दोनों याद रखिएगा कि किस नदी के किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। और रंगपुर का खोज किया गया था 1953 ईस्वी में किया था। इसका खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था माधव स्वरूप वत्स। क्या नाम था, माधव स्वरूप क्या नाम था, वत्स नाम था। और यह जो नदी है, यह नदी है बसा हुआ मीगर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, मीगर नदी के तट पर है।
तो लोथल और रंगपुर दो ऐसे स्थान हैं जहां से याद रख सकते हैं आप, ये दोनों स्थल ऐसे हैं जहां से किसकी भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है। तो लोथल और रंगपुर से धान की भूसी अगर कहीं से पूछे तो दो स्थान याद रखना है, एक लोथल मिला है और दूसरा क्या मिला है, रंगपुर मिला है। तो दो स्थानों से यह इस बात का पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग धान की क्या करते होंगे, खेती करते होंगे। कल के क्लास में मैं सिंधु घाटी के अन्य स्थलों का विस्तृत वर्णन करूंगा।